हमारा अगला अध्याय है 7 और उसका नाम है अशोक, एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। चलिए बच्चों, इस पाठ का अभी हम लोग अभ्यास करेंगे। चलिए, एक बहुत बड़ा राज्य, एक साम्राज्य, यानी कि हम जिन शेरों के चित्र रुपए पैसों पर देखते हैं, हमारे पास जो कॉइन्स रहते हैं, हमारे पास जो नाने रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं? नाना बोलते हैं। यानी कि एक छोटा कॉइन रहता है, छोटा सा सिक्का, जिसको हम लोग हिंदी में सिक्का बोलते हैं। तो उसके सिक्के के ऊपर कुछ शेरों के चित्र रहते हैं। तो उनका एक लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थरों को काटकर बनाया गया है और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल से स्तंभ पर स्थापित किया गया था। और इस विषय में आप लोगों ने और हमने अध्याय 6 में पढ़ा है। अभी बच्चों, इतिहास के महानतम राजाओं में से एक, ये अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभों और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए हैं। क्या किए गए हैं? अभिलेख। अभी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे एक चित्र भी है। तो इन शेरों को देख के आपको तुरंत समझ में आएगा। बराबर, आगे बढ़ते हैं। इतिहास के महानतम राजाओं में से एक, अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभों और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए हैं। अभी इसके पहले कि हम यह जाने कि इन अभिलेखों में क्या लिखा है, तो यह समझने की कोशिश करें कि उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता है। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे, उसकी स्थापना उनके दादाजी यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले ये स्थापना की थी। अभी चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की अभी चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता से ये सब कुछ, व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। और चाणक्य के बारे में तो हम लोग जानते हैं। तो चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नाम की किताब में मिलते भी हैं। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं सम्राट अशोका का ये चित्र। आगे बढ़ते हैं। साम्राज्य में बहुत से नगर थे। अभी हम लोगों का जो चित्र है पाठ्य पुस्तक में, उसमें मानचित्र में उन्हें काले बिंदुओं से दिखाया गया है। और इनमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे नगर प्रमुख थे। इसमें यही नगर प्रमुख थे। और तक्षशिला जो है वो उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का ये मार्ग था। और दूसरी तरफ जो उज्जैन नगरी है, वो उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। अभी शायद नगरों में व्यापारी, उसके बाद सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। अभी साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज्यादातर हिस्सा जो रहता था वो जंगलों से भरा था, यानी जंगल वहां पे ज्यादा थे। अभी वहां पर लोग क्या करते थे कि फल फूल का संग्रहण करने और जानवरों का शिकार करने के लिए जीविका चलाते थे। और साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में भिन्न भिन्न जैसे भाषाएं बोली जाती थी। और वे लोग शायद अलग अलग प्रकार का भोजन भी करते थे। कोई जानवर को शिकार करता था तो उसके हिसाब से उनका खाना रहता था। जो फल फूल मतलब फल जो लेते थे तो उसके हिसाब से पेड़ पौधे यानी कि सब्जी तरकारी जैसा किसी का भोजन हो सकता है। यानी अलग अलग प्रकार का वो भोजन करते थे। और यहाँ तक कि अलग अलग किस्म की पोशाक भी पहनते थे। आगे बढ़ते हैं। राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न है?
तो चूंकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं और उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की जरूरत पड़ती है, क्योंकि सबकी रक्षा करनी पड़ती है, तो इसलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज्यादा संसाधनों की जरूरत होती है। और इसी कारण से उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की जरूरत होती है। साम्राज्य क्या प्रशासन, अभी इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि चूंकि साम्राज्य बहुत बड़ा था और इसीलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। जैसे कि पाटलिपुत्र और उनके आसपास के जो इलाकों पर सम्राट का सीधा सीधा नियंत्रण होता था, और इसका मतलब यह हुआ कि इस इलाके के गांव और शहरों के किसानों, पशुपालकों और शिल्पकारों और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था, जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे। अभी अधिकारी उनको सजा भी देते थे। अभी इनमें से कई बड़े अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था, और संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। और राजा के जो जासूस रहते थे, वो जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नजर रखते थे कि वो अपना काम ठीक तरह से कर रहे हैं या नहीं, और अपना काम प्रामाणिक रीति से, ईमानदारी से करते हैं या नहीं, हर जो काम उनको सौंपा गया है वो हो रहा है या नहीं, ये सभी चीजों पर वो अपनी नजर रखते थे। और इन सबके ऊपर जो सम्राट थे, जो राज परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। आगे बढ़ते हैं बच्चों। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे छोटे क्षेत्र या प्रांत थे, और इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था, और कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था। और अक्सर राजकुमारों को वहां के राज्यपाल यानी कि उस जमाने के गवर्नर, मतलब अभी के गवर्नर और उस जमाने के राज्यपाल बनाकर भेजा जाता था। अभी लेकिन ऐसा लगता था कि उन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता है। अभी प्रादेशिक केंद्रों के बीच में विस्तृत क्षेत्र थे, और इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे, और यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे उसे इकट्ठा किया जाता था। अभी उदाहरण के लिए हम लोग देखते हैं कि अर्थशास्त्र में यह लिखा गया है कि उत्तर पश्चिम केवल कंबल के लिए, और दक्षिण भारत सोने और कीमती जो पत्थर रहते हैं उनके लिए बहुत ही प्रसिद्ध था। अभी संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठा किए जाते थे। अभी हम लोग देखते हैं कि अशोक एक अनोखा सम्राट, जैसे कि अशोक जो थे वो सम्राट एक बहुत बड़े सम्राट हुआ करते थे, और उनके वो जो थे वो मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे, और वह ऐसा पहले शासक थे कि जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। और अशोक के ज्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए हैं। अभी अशोक का कलिंग युद्ध, अभी कलिंग जो है ये तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। अभी उड़ीसा है लेकिन पुराने जमाने में इसका नाम कलिंगा था, यानी कलिंग। अभी अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक बहुत बड़ा सा युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा यानी कि युद्ध के समय पर जो हिंसा हुई, जो खून खराबा हुआ, यानी कि युद्ध यानी क्या रहता है, एक तरह से ये एक तरह का हिंसा ही रहती है। तो वो सब कुछ देख के उन्हें युद्ध से वितृष्णा हो गई, यानी उनको ऐसा लगा कि ये युद्ध नहीं चाहिए, ये खून, ये रोना, ये विलाप, ये सब कुछ उसको देखा नहीं गया, और उन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी युद्ध करेंगे ही नहीं।
अभी ऐसी कई समस्या थी जिनके लिए उनमें संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले ऐसे लोग थे। अभी इससे कई बार क्या होता था कि टकराव हो जाता था कि कई अलग अलग धर्म होने के लिए होते थे, तो अलग अलग धर्म के जो लोग रहते थे वो अपने अपने विचार प्रकट करते थे जो एक दूसरे से मिलते नहीं थे, और एक दूसरे से मिलते हुए भी वो अपने अपने धर्म के हिसाब से अपना जो भी बातें हैं वो बोलते थे। अभी जानवरों को बलि चढ़ाई जाती थी, दासों और नौकर के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। इसके अलावा परिवार में भी और जो पड़ोसी रहते वो पड़ोसियों के बीच में भी झगड़े रहते थे। अभी अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है, इसलिए उन्होंने धम्म महामत नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की और वह उनको जगह जगह पर जाकर धम्म की शिक्षा वो लोग देते थे। अभी इसके अतिरिक्त भी क्या हुआ कि अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं पर, शिला यानी पत्थर बड़े बड़े रहते हैं उनके ऊपर, और स्तंभों पर यानी खंबे बड़े बड़े उस पर खुदवा दिए, मतलब उस पर लिखवा दिए, खुदवा दिए ऐसे। अभी खुदवा दिए यानी कि वो पूरा का पूरा उसके अंदर वो लिखा गया इस तरह से, ऐसे पेन पर ऐसे नहीं, तो छन्नी वो रहती है उससे पत्थर से वो तोड़ तोड़ कर वो संदेश उसके अंदर खुदवा कर उन्होंने वो वैसे ही रखे। अभी अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाए जो खुद पढ़ नहीं सकते थे। अभी अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका में भी दूत भेजे। अभी हम लोग देखते हैं कि इस जो प्रकल्प हमने देखा अभी विभाग का ये प्रश्न, अशोक का कलिंग युद्ध, उसके बारे में आपको लिखना है अपनी कॉपी में यानी नोटबुक में, आप अच्छी तरह से इसका जवाब लिखिए। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अभी